दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है सुदीप फार्मा आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे इसके प्रीमियम के अंदर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 21 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 25 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और आईपीओ में प्राइस ₹593 रखा गया है। अब यहाँ पर ₹1 की फेस वैल्यू पर ₹593 का प्राइस है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस है। अगर ₹10 की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹5,930 हो जाएगा, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 895 करोड़ का है, जिसमें मात्र 95 करोड़ का ही फ्रेश इशू है और 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि आईपीओ का बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। अब ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। कंपनी के पास मात्र 95 करोड़ रुपए ही जाएगा, जो कि कंपनी में आगे ग्रोथ के लिए खर्च किया जाएगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। कंपनी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिशंस इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सर्व करती है। तो कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम करती है और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस बनाने वाली कंपनियां हैं, तो यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो कंपनी एक मार्केट लीडर भी है। इस कंपनी के रेवेन्यू का जो मेजर पोर्शन है वो एक्सपोर्ट मार्केट से भी आता है। कंपनी अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट कर रही है और इसकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 मीट्रिक टन की है। कंपनी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, तो इस तरह के जो एक्सिपिएंट्स हैं ये बनाती है। तो कंपनी जो इंग्रेडिएंट्स बनाती है ये ना सिर्फ फार्मा सेक्टर के अंदर यूज किए जाते हैं, बल्कि फूड और जो न्यूट्रिशन सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी इनकी डिमांड है। तो कंपनी अब तक 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना चुकी है। कंपनी अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए लगातार आरएनडी भी करती है और कंपनी के पास इन हाउस लैब और पायलट स्केल फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इनको लगातार आरएनडी करना होता है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन ज़्यादा सूटेबल है और किस तरह के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो इसके ऊपर कंपनी लगातार रिसर्च करते रहती हैं। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाई है और कंपनी एक देखा जाए तो मार्केट लीडर भी है। और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है तो इसमें हाई एंट्री बैरियर्स हैं। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से भी आता है, यानी कि डोमेस्टिक के साथ ही कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व कर रही है। कंपनी फाइजर, मार्क ग्रुप और टेनोन जैसे कस्टमर्स को सर्व कर रही है। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी जबरदस्त है। तो ये कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ है। वहीं अगर इसके कुछ वीकनेसेस की भी बात की जाए तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू का हिस्सा है वो कुछ बड़े कस्टमर से आता है। तो अगर इनमें से एक भी कस्टमर्स इधर उधर होता है तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी असर पड़ सकता है। कंपनी की जो 6 की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में है। तो गुजरात में अगर किसी भी तरह की आपदा आती है या कोई जियोग्राफिकल टेंशन होती है तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी मेजर इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है तो लगातार इनको जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो करना होता है। अगर कभी भी किसी भी तरह की गलती हो जाती है, यानी कि पैरामीटर्स के अंदर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा कंपनी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करती है। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर हमेशा नया नया रूल्स आ रहा है, तो अगर ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां हैं ये भी बहुत इफेक्टेड हो सकती हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया गया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं।
कंपनी के अगर एसेट को देखें तो 23 में एसेट इसका 420 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 513 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 717 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 26 के एक क्वार्टर में 922 करोड़ का एसेट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो 23 के अंदर इनकम इसका 438 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 465 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 511 करोड़ का इसका इनकम है। तो इनकम को भी देखें तो इनकम भी साल दर साल बढ़ा है, हालांकि इनकम में भी बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 130 करोड़ का इनकम है। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहां 62 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 24 में प्रॉफिट बढ़ के 133 करोड़ हो गया है और 25 में बढ़ के ये 138 करोड़ का है। तो 24 से 25 के बीच में देखें तो कुछ खास ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट बना रही है, यानी कि 511 करोड़ के इनकम के ऊपर कंपनी 138 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 31 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा को देखें तो ईबीटा भी साल दर साल बढ़ रहा है। अगर नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 23 में नेटवर्थ इसका 226 करोड़ का है, 24 में 359 करोड़ और 25 में 497 करोड़ का नेटवर्थ है। 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 688 करोड़ का नेटवर्थ है, तो इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। 23 में कंपनी के पास जहां 221 करोड़ का रिजर्व था, 24 में बढ़ के 354 करोड़ और 25 में 481 करोड़ का रिजर्व हुआ है। अभी देखें तो कंपनी के पास 668 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 135 से 36 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.20 का है, यानी कि ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ओके फाइनेंशियल है। कंपनी के KPI इंडिकेटर्स को देखें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 27.88 का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। पैट मार्जिन भी 27.63 का है, तो अट्रैक्टिव पैट मार्जिन है। ईबीटा मार्जिन 39.70% है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.93 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए, यानी कि 6 है या 6 से नीचे है तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 6,697 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 47.61 का है, तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है और आपने प्राइस वाइज भी देखा कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंडे रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। वैसे तो कंपनी 895 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। सिर्फ 95 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएगा, जिसमें से 75 करोड़ रुपए कंपनी मशीनरी वगैरह बाई करने के लिए खर्च करने वाली है, यानी कि आगे बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है, और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च किया जाएगा। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 25 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,825 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 89.37% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 76.15% हो जाएगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 21 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 25 नवंबर को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 26 नवंबर रहेगा, रिफंड डेट 27 नवंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 27 नवंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 28 नवंबर को यानी कि नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को होगी। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 93 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले ये 133 रुपये के ऊपर देखने को मिला, अभी 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3250 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो इसमें हाई एंट्री बैरियर्स भी हैं, तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, लेकिन कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि आपने प्राइस वाइज देखा कि काफ़ी हाई प्राइस रखा गया है आईपीओ में। अब इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हैं, तो मान लीजिए कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर हो जाती है तो उसके बाद इसमें बड़ा फॉल आ सकता है। यानी कि कभी भी कोई कंपनी अगर हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है
तो कभी ना कभी उसके प्राइस से एडजस्ट होते हैं, यानी कि प्राइस में फॉल देखने को मिल ही जाता है। अब जिस तरह से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, तो आईपीओ से लिस्टिंग गेन बनने के चांसेस हैं, तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि जीएमपी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी रिस्की कंपनी है। ऑलरेडी इस सेक्टर्स में दूसरी कंपनियां हैं जो कि आपको जेन्युइन प्राइस के ऊपर मिल रही हैं, तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। तो अगर आईपीओ थोड़ा रिजनेबल प्राइस के अराउंड आता तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस है, तो अभी से इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ से बताई जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।